सेक्शन 18 क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आईटीसी नॉर्मली हमने देखा जब सामान खरीदते हैं तो ठीक है, टाइम ऑफ परचेज रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में हमने ऊपर बात किया। ठीक है, जो पर्सन रजिस्टर्ड है जब वो इनपुट खरीदता है या इनपुट सर्विस लेता है या फिर कैपिटल गुड्स परचेज करता है, एक्वायर करता है, हमने देखा। ठीक है, सेक्शन 18 उन स्पेशल केसेस के बारे में बात करेगा जहां आप लोग देखेंगे कि जब वो अनरजिस्टर्ड था, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन लिया, ठीक है, या फिर कोई टैक्सेबल सप्लाई था वो एग्जाम्ड सप्लाई बन गया, या कोई एग्जाम्ड सप्लाई था वो टैक्सेबल सप्लाई बन गया। इन केसेस में आईटीसी का ट्रीटमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ ये अपने केसेस के बारे में बता चुका है। ठीक है, पहला बोला इंटाइटलमेंट ऑफ आईटीसी ऑन इनपुट इन स्टॉक एंड इनपुट कंटेन्ड इन फिनिश्ड गुड और वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, एंड इन लास्ट 2 केसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, कहने का मतलब इनपुट हेल्ड इन स्टॉक मतलब रॉ मटेरियल, ऑब्वियस सा बात है। इनपुट कंटेन्ड इन फिनिश्ड गुड, आप हो सकता है रॉ मटेरियल से आप मैन्युफैक्चरर हों और आप रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाते हो। ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है रॉ मटेरियल ए बी सी मिल के हो सकता है फिनिश गुड डी बनाता हो, तो ए बी सी डी तीनों मिल के क्या बनाता है डी। तो डी में क्या हुआ इनपुट कंटेन्ड इन फिनिश गुड, समझ गए। वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है डी आई वर्क इन प्रोग्रेस में हो। और लास्ट 2 केसेस में जो नीचे देखेंगे अभी, लास्ट 2 केसेस में कैपिटल गुड्स भी। ठीक है, तो जनरली जो हम लोग को आईटीसी मिलना है, यहाँ पे जो बात होगा कभी भी इनपुट सर्विस का बात नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इनपुट सर्विस इस सेक्शन से बाहर है। इनपुट सर्विस कंज्यूम हो जाता है एज एंड व्हेन प्रोवाइड होता है। ठीक है, इसलिए इनपुट सर्विस को इससे बाहर रखा है। सिर्फ स्टॉक मतलब इनपुट ऑन गुड्स और इनपुट और कैपिटल गुड्स सेक्शन 18 में कवर है, उसमें भी इनपुट ऑन कैपिटल गुड्स सिर्फ लास्ट 2 केसेस में कवर है। ठीक है, एज वेल एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के टाइम। ठीक है, ऑन कमिंग इनटू रेगुलर टैक्स पेइंग स्टेटस बाय एग्जिटिंग कंपोजिशन लेवी। कहने का मतलब आप पहले कंपोजिशन लेवी में थे, अब रेगुलर टैक्स पेयर बन रहे हैं, कंपोजिशन लेवी से ऑप्ट आउट कर रहे हैं। तो और ऑन कमिंग इनटू टैक्स पेइंग स्टेटस ऑन अकाउंट ऑफ एग्जाम्ड सप्लाई बिकमिंग टैक्सेबल सप्लाई फॉर अ रजिस्टर्ड पर्सन। समझ गए। तो इन 3 केसेस के बारे में बोला गया। ठीक है, उसके बाद बोला सेक्शन 18 क्या बात करेगा, रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑन इनपुट इन स्टॉक एंड इनपुट कंटेन्ड इन फिनिश गुड और वर्क इन प्रोग्रेस एंड कैपिटल गुड एट द टाइम ऑफ एग्जिट फ्रॉम रेगुलर टैक्स पेइंग स्टेटस बाय ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी। ठीक है, रिवर्सल करने का कब, जब आप रेगुलर से कंपोजिशन में जाते हैं। ठीक है, ऊपर मतलब क्या था, ऊपर में था जब आप कंपोजिशन से रेगुलर में आते हैं, यहाँ पर क्या है रिवर्सल करने का बात है। और क्या कह रहा है, जब आप रेगुलर से कंपोजिशन में जाते हैं, समझ गए, या फिर जब आप टैक्सेबल सप्लाई जब आपका एग्जाम्ड सप्लाई बन जाता है। ठीक है, तो ये जो केसेस हैं इसमें जब आगे आपको ध्यान क्या रखना है कि कब वो सिर्फ इनपुट का बात किया, कब वो सिर्फ गुड्स का बात किया, कब कैपिटल गुड्स का बात किया। जैसे इन दोनों केसेस में कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी रिवर्स करना होता है, जबकि इस वाले में 1 को छोड़ के बाकी 2 केसेस में कैपिटल गुड्स पे भी आईटीसी ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते 1 के टाइम कैपिटल गुड्स पे, देखेंगे आगे। ठीक है, जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक है, अमाउंट पेबल ऑन सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच आईटीसी हैज़ बीन टेकन। वैसा कैपिटल गुड्स, वैसा प्लांट एंड मशीनरी जिसको हम यूज़ कर रहे थे, अब उसको बेच दिए। ठीक है, समझ गए। ट्रांसफ़र ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन कंस्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। हो सकता है ना कि पार्टनरशिप फॉर्म था, एक पार्टनर डाई हो गया तो पार्टनरशिप फॉर्म का सारा बिजनेस और पार्टनरशिप एक्वायर कर लिया। ठीक है, तो चेंज इन कंस्टिट्यूशन के केस में क्या होगा, या चेंज इन, या पार्टनर था, 3 पार्टनर था, ए बी सी था, बी चला गया, फिर बी और सी बचा। ठीक है, तो इन सारे केसेस को चेंज इन कंस्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन में हम लोग देखेंगे। समझ गए।
सबसे पहला कौन सा केस था, जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं, ठीक है। अब सोचिए आप एक बंदा है, ठीक है, वो अपना बिजनेस कर रहा था, ठीक है, खुश था, बहुत खुश था, बिजनेस कर रहा था। हो सकता है वो 20 लाख क्रॉस कर गया, हो सकता है ना किया, मैंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन 20 लाख से कम पे भी रजिस्ट्रेशन ले रहा था, ठीक है, जो भी है। उसको मन किया कि वो रजिस्ट्रेशन ले ले, तो रजिस्टर्ड हो गया। जब ये बंदा रजिस्टर्ड हुआ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जा कर के, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ना कुछ गुड्स उसके पास पड़ा हुआ होगा, उसी को कहा गया इनपुट, हेल्ड इन स्टॉक, फिनिश गुड और WIP। कहने का मतलब या तो इनपुट रॉ मटेरियल या इनपुट जो फिनिश गुड में इंक्लूड हो चुका है, या तो इनपुट WIP यहाँ पे पड़ा हुआ होगा, उसके गोडाउन में पड़ा हुआ होगा, उसके शॉप में पड़ा हुआ होगा, कहीं ना कहीं पड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो उस पर वो इनपुट लेने के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। तो वही चीज़ बताया गया है। तो पहला जो सेक्शन है उसमें इसी चीज़ का बात होगा और ये पूरा चार्ट बना होगा, इसमें बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आता है उस बंदे का बात किया गया, वैसा इंसान, ठीक है, who has applied for registration within 30 days from the date on which he become liable for registration and has been granted such registration। कहने का मतलब यहाँ पे सबसे पहले केस में बात हो रहा है उस बंदे का जिसने 20 लाख का लिमिट पार कर लिया, या फिर 10 लाख का लिमिट, जो कि कुछ स्टेट में 10 लाख का लिमिट है, उसे पार कर लिया। उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन लेना था, ठीक है। और अगर उसने 30 दिन के अंदर वो रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फाइल कर दिया विद इन 30 डेज, ठीक है, अप्लाइड एप्लीकेशन फाइल कर दिया, ठीक है, अगर विद इन 30 डेज वो एप्लीकेशन फाइल कर दिया और उसको रजिस्ट्रेशन मिल गया, ठीक है, तब वो बंदा एलिजिबल होगा किसके लिए, द इनपुट हेल्ड इन स्टॉक एंड इनपुट कंटेन्ड इन सेमी फिनिश गुड और फिनिश गुड। यहाँ पे कैपिटल गुड्स नहीं है, वो बंदा कैपिटल गुड्स के इनपुट के लिए एलिजिबल नहीं होगा, लेकिन जो इनपुट स्टॉक में पड़ा हुआ है, वो इनपुट जो फिनिश गुड के रूप में पड़ा हुआ है, वो इनपुट जो सेमी फिनिश गुड के रूप में WIP के रूप में पड़ा हुआ है, ठीक है, यूटिलाइज हुआ है, WIP बन के पड़ा हुआ है, उस फिनिश गुड पे, उस रॉ मटेरियल पे और उस वर्क इन प्रोग्रेस का इनपुट वो ले सकता है। बट वो किस डेट का होगा, किस डेट का रेफरेंस लिया जाएगा, मैंने किस डेट को, किस डेट का स्टॉक, जिस दिन अप्लाई किया उस दिन का स्टॉक, जिस दिन अप्लाई किया उस दिन का स्टॉक, जिस दिन लायबल हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए उस दिन का स्टॉक, या जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिला उस दिन का स्टॉक। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिस दिन इशू हुआ, ठीक है, काहे कि अगर विद इन 30 डेज अप्लाई कर देता है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का डेट भले कुछ भी हो, द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, द डेट ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन माना जाता है। तो वो डिफरेंट मैटर है, वहाँ पे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे उसका, ठीक है। तो 3 डेट है, जिस दिन लायबल हुआ उस डेट को ले, जिस दिन एप्लीकेशन दिया उस डेट को ले, या जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हुआ उस डेट को ले। तो बोलेगा ना, जिस डेट को वो लायबल हुआ उसके जस्ट एक दिन पहले जो भी इनपुट स्टॉक में था, जो भी इनपुट सेमी फिनिश गुड के रूप में था, जो भी इनपुट फिनिश गुड में था, ठीक है, उस दिन का डाटा कैलकुलेट करिए, हिसाब लगाइए और उसे ही आप ले पाइएगा। तो वही कहा गया, द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम लायबल टू पे टैक्स। फिर एक और कंडीशन आया, और वो कंडीशन क्या था, ITC to be availed within 1 year from the date of issue of the tax invoice by the supplier। मतलब ये जो डेट आपने लिया, जस्ट अ डे जस्ट बिफोर ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इस डेट से इस डेट को जो भी इनपुट पड़ा हुआ है, जो भी इनपुट गुड्स के रूप में पड़ा हुआ है, उस गुड्स का इनवाइस जो है 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनवाइस 1 साल से 1 ईयर से ज़्यादा का ओल्ड नहीं होना चाहिए, नहीं समझे। ITC to be availed within 1 year from the date of issue of the tax invoice by the supplier। मतलब the day he become liable for registration, ठीक है, just before that day हमको चेक करना पड़ेगा वो जो इनपुट है जिसका हम ITC लेना चाह रहे हैं, क्या उसका इनवाइस विद इन 1 ईयर है, उसका इनवाइस 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए उस इनपुट का, समझ गए। तो ये तो हुआ पहला केस।
दूसरा केस आता है कि ठीक है वो लाइबल था, या ठीक है वो वॉलेंट्री आया, ठीक है, हो सकता है ना वॉलेंट्री आया हो, खुद से रजिस्ट्रेशन ले रहा हो, या फिर वो 30 दिन के बाद अप्लाई कर रहा हो, तो उन केसेस में क्या करिएगा, तो उन केसेस में ये लिखा हुआ है, द पर्सन हु इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड बट ऑब्टेन वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, इनपुट हेल्ड इन स्टॉक एंड इनपुट कंटेनिंग सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड हेल्ड इन स्टॉक। अब जो डेट है द इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ऐसे भी जब आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उस केस में आपका डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ही इफ़ेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, तो जस्ट उसके पहले वाला दिन, ठीक है, समझ गए। और अगर आप 30 दिन बाद भी अप्लाई करते हैं, विद इन 30 डेज़ नहीं अप्लाई करते हैं, तो भी वही केस लगता है, तब भी उस केस में कहा जाता है कि इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा, द डेट ऑन विच द सर्टिफिकेट इज़ ग्रांटेड, ठीक है, तो जस्ट उसके पहले वाला दिन। क्योंकि आफ्टर 30 डेज़ अगर अप्लाई किए लायबल होने के बाद, ये सेक्शन यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो उसको हमेशा सेकंड वाले केस में ही आप कवर करिएगा, ठीक है, नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है विद इन 30 डेज़ वाला, ठीक है। इसका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है डेट इन बिकम ही लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उसके जस्ट पहले का दिन। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, जस्ट उसके पहले का दिन। और 30 दिन के बाद जब एप्लीकेशन डालते हैं तो उसका भी वही होता है कि जस्ट जिस दिन सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ वो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, जस्ट उसके पहले का दिन में जो भी इनपुट होगा हेल्ड स्टॉक में, फिनिश गुड में, सेमी फिनिश गुड में, उसका इनपुट ले सकते हैं। यहाँ भी वही शर्त है कि इनवाइस 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए उस इनपुट का, ठीक है। अब आया रजिस्टर्ड पर्सन हु सीज टू पे कंपोजिशन टैक्स एंड स्विच टू रेगुलर स्कीम, मतलब उसने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखा था, अब उससे बाहर निकल गया। तो जब उससे बाहर निकला तो ऑब्वियस सा बात है, एक इंसान जो कंपोजिशन ऑप्ट कर रखा था वो खुशी खुशी 1% से टैक्स दे रहा होगा, ठीक है, आईटीसी नहीं अवेल कर रहा होगा। लेकिन जिस दिन वो इस स्कीम से ऑप्ट आउट करेगा, उस डेट को उसके पास कुछ ना कुछ तो इनपुट होगा ही ना, कुछ ना कुछ गुड्स की में होगा, कुछ कैपिटल गुड्स भी तो होगा, समझ गए। यहाँ पे कैपिटल गुड्स भी आ जाएगा। कैपिटल गुड्स का कैलकुलेशन लेकिन थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। गुड्स वाले केस में कुछ नहीं करना है, जो भी इनपुट है सब ले लेना है, ठीक है। यहाँ क्या बोला, कौन सा डेट का इनपुट, कौन से डेट का कैपिटल गुड्स जो मेरे पास है, कैसे चेक करेंगे, बोला द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम लायबल टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम। मतलब जिस दिन वो बोला कि मैं रेगुलर स्कीम में जाऊंगा, उसके जस्ट एक दिन पहले का डे, समझ गए। उस दिन जो भी कैपिटल गुड्स उसके पास है, जो भी इनपुट उसके पास है गुड्स के रूप में, ठीक है, उस पर वो आईटीसी ले सकता है। लेकिन कैपिटल गुड्स के लिए एक शर्त रखा गया, बोला गुड्स का तो ठीक है, वो तुम बेचने वाले थे, अब तक बेचे नहीं हो, तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, तुम कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कैपिटल गुड्स तो तुम यूज कर रहे होगे कुछ बनाने के लिए, कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए, कुछ प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसका तो डिप्रिशिएट कर रहा होगा वैल्यू, तो उसका आईटीसी भी डिप्रिशिएट करो तुम। तो क्या बोला कि कैपिटल गुड्स पे आपको 5% से पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है, पर क्वार्टर ऑफ अ ईयर और पार्ट ऑफ द ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस, 5% पर क्वार्टर तुमको कम करना पड़ेगा, समझ गए। 5% पर क्वार्टर कम करके उसके बाद लेना पड़ेगा। क्वार्टर का कैलकुलेशन पता है तुम्हें, हल्का सा भी एक भी महीना किसी क्वार्टर में पड़ गया तो होल क्वार्टर मानना है उसको, ठीक है। डेट ऑफ इनवाइस, ठीक है, आईटीसी क्लेम्ड शैल बी वेरीफाइड विद द कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल, और डिटेल से अपना मैच करवाना, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि बंदा रजिस्टर्ड था, कंपोजिशन में था, तो उसके जीएसटीआर 2A में सारा डाटा दिखता रहता है, ठीक है, इनपुट का। भले वो अवेल नहीं कर सकता, क्लेम नहीं कर सकता, पर जीएसटीआर 2A 2B में सब दिखता है कि हाँ उसने सामान खरीदा मिस्टर ABCD से, इतना रुपया का, इतना जीएसटी, इतना आईटीसी, लेकिन आईटीसी ले नहीं सकता, क्योंकि कंपोजिशन में था। लेकिन जब कंपोजिशन से बाहर आया तो भी वहाँ पे जीएसटीआर 2A 2B सब दिख रहा होगा। अब ध्यान क्या रखना है, वो 1 साल वाला सेक्शन यहाँ भी है, आईटीसी 1 साल वाला इसके साथ भी है, आईटीसी टू बी अवेल्ड विद इन 1 ईयर। मतलब कहने का मतलब सिंपल इतना समझो कि प्लांट एंड मशीनरी भी अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना हुआ तो आप उस पर आईटीसी फिर नहीं लीजिएगा,
नहीं समझे? क्योंकि ये कॉमन सेक्शन है कैपिटल गुड्स के लिए भी। मतलब मैक्सिमम जो कैपिटल गुड्स पे कम सकता है वो 5% पर क्वार्टर, मतलब 4 क्वार्टर होता है एक साल में। हो सकता है 5 क्वार्टर बन जाए थोड़ा आगे पीछे करके, मैंने होता है ना कि थोड़ा एक आध महीना कहीं के कैलकुलेशन में होता है, तो मैक्सिमम 20 से 25% ही घट सकता है आईटीसी कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो ये भी एक सेक्शन है कि आपको ध्यान रखना है। एक साल से अगर पुराना रहा इनवाइस और वो गुड्स आपके पास पड़ा हुआ है, वो कैपिटल गुड्स आपके पास पड़ा हुआ है, आप उस पर अब आईटीसी नहीं ले सकते। ठीक है, समझ गए? अब एक आता है रजिस्टर्ड पर्सन जो एग्जम्प्ट सप्लाई था पहले, मैंने जो पहले वो रजिस्टर्ड था। ठीक है, वो बंदा रजिस्टर्ड था, वो क्या कर रहा था, सप्लाई करता था, और वो सप्लाई एग्जम्प्ट था। लेकिन अचानक से गवर्नमेंट ने क्या किया, इस एग्जम्प्ट सप्लाई को टैक्सेबल कर दिया। अब जब तक ये एग्जम्प्ट था तब तक तो इसका आईटीसी जो भी यूज़ हो रहा है, एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जम्प्ट सप्लाई जो भी आईटीसी यूज़ हो रहा होगा, वो सारा का सारा तो ये अवेल नहीं करता था, कभी अवेल नहीं करता था। ठीक है, लेकिन जैसे ही एग्जम्प्ट से टैक्सेबल हुआ अभी अवेल कर सकता है। तो इसके लिए भी कहा गया जिस दिन वो एग्जम्प्ट से टैक्सेबल हुआ उसके पहले वाले डेट को जो भी इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, किसके लिए, एग्जम्प्ट सप्लाई के बिहाफ पे जो भी इनपुट हेल्ड इन स्टॉक था, इनपुट कंटेनिंग सेमी फिनिश गुड था, जो स्टॉक रिलेटेबल था उसे एग्जम्प्ट सप्लाई से सिर्फ उसका बात किया। सारे बाकी आईटीसी तो एज इट इज ले ही रहा होगा, जो टैक्सेबल सप्लाई में यूज़ हो रहे होंगे या जो कॉमन भी यूज़ हो रहे होंगे, तो उस पर अपना कैलकुलेट करके अपना ले रहा था आईटीसी। लेकिन जो एक्सक्लूसिवली इसके लिए होगा, ठीक है, उस पर नहीं ले रहा होगा, या फिर जो कॉमन सप्लाई के लिए होगा, जो इसका हिस्सा होगा, वो आईटीसी नहीं ले रहा होगा ये। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये एग्जम्प्ट से टैक्सेबल हो गया तो हो सकता है ना कुछ सामान जिस पर टैक्स दिया हो, कुछ मटेरियल ABC खरीदा हो जिस पे वो जीएसटी पे किया हो, लेकिन मटेरियल ABC जो मटेरियल D बनाया, मटेरियल D एग्जम्प्ट था, तो मटेरियल ABC का आईटीसी नहीं ले पा रहा था। लेकिन मटेरियल ABC अभी पड़ा हुआ है गोदाम में, और जो फाइनल प्रोडक्ट D है वो टैक्सेबल हो गया। अब क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट D एग्जम्प्ट से टैक्सेबल हो गया, तो मटेरियल ABC पे दिया गया टैक्स भी तो हमको मिलेगा, इनपुट मिलेगा। समझ गए? और कैपिटल गुड्स भी, जो कैपिटल गुड्स पे ध्यान देना, कैपिटल गुड एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर सच एग्जम्प्ट सप्लाई, कैपिटल गुड के लिए एक्सक्लूसिव यूज़ किया है, मतलब कॉमन यूज़ वाला कैपिटल गुड्स यहाँ से बाहर है। ठीक है, कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली इसके लिए यूज़ हो रहा था जिस पे आईटीसी तुम नहीं ले पाए होगे। समझ गए? शर्त कैपिटल गुड्स के लिए फिर वही शर्त है कि 5% कम करना है। समझ गए? जितना समय बीत चुका है उसके लिए पर क्वार्टर और पार्ट डेयर ऑफ आईटीसी वेरीफाई करना है जीएसटीआर 2A 2B से अपना डाटा मिला करके। ठीक है, और इनवाइस 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। समझ गए? अब ऐसा करने के लिए, ये अवेल करने के लिए, ये तीनों चीज़ जो ऊपर से नीचे हमने देखा, ठीक है, उसके लिए हमें फॉर्म भरना पड़ता है। और वो फॉर्म कौन सा है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कौन सा है, ITC 01। ठीक है, किस केस में, वेयर रजिस्टर्ड पर्सन सीजेस टू पे कंपोजिशन टैक्स एंड स्विचेस टू रेगुलर स्कीम और इज एग्जम्प्ट सप्लाई बिकम टैक्सेबल सप्लाई। इस केस में, इन दो केस में ITC 01। ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाले केस में ITC 01 का बात नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन वाले केस में दूसरा फॉर्म होता है, शायद यहाँ पर नहीं है, ITC 02 होता है शायद रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म में। ठीक है, in all the above case the registered person has to make an electronic declaration in the prescribed form 13 on the common portal clearly specifying detail relating to input held in stock, input contained in same finished good held in stock, capital goods on the day mentioned in column 4 of table above. The declaration is to be filed within 30 days और इसको एक्सटेंड कर सकता है, कौन कर सकता है, कमिश्नर। ठीक है, फ्रॉम द डेट व्हेन द रजिस्टर्ड पर्सन बिकम एलिजिबल टू अवेल ITC। समझ गए? जिस दिन एलिजिबल हो गया उन ITC के लिए, उसके 30 दिन के अंदर उसको ये फाइल करना है। अगर ये क्लेम 2 लाख से ज़्यादा का है तो CA या कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट भी सर्टिफाइड करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन नीड टू बी सर्टिफाइड, वो जो फॉर्म है सर्टिफाई करना पड़ेगा बाय CA, ठीक है, बाय कॉस्ट अकाउंटेंट। अगर 2 लाख से ज़्यादा का ITC आप अवेल करने वाले हैं इन 4 कारणों से तो, और ITC 01 का फॉर्म भरना पड़ता है 2 केसेस में, वो बता दिया है। ठीक है,
रजिस्ट्रेशन वाले केस में सर ITC 02 होता है, नीचे होगा कहीं, देख लेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं, आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जेड बिकम लायबल टू पे टैक्स ऑन 1 अगस्त। तो अगर विद इन 13 डेज वो अप्लाई कर दिया तो 1 अगस्त के जस्ट पहले क्या होता है, 31 जुलाई। 31 जुलाई वो डेट होगा जहाँ पे आप चेक करेंगे आपके पास इनपुट क्या है, इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट कंटेंट इन फिनिश गुड, इनपुट कंटेंट इन सेमी फिनिश गुड, ठीक है। कैपिटल गुड्स इस केस में नहीं आता है, ठीक है। तो 15 अगस्त को अप्लाई कर दिया, मैंने विद इन 30 डेज कर दिया। 31 जुलाई को जो भी स्टॉक हेल्ड होगा उसके पास, उस पर ITC ले सकता है। ए वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया 5 जून को और रजिस्ट्रेशन मिला उसको 22 जून को, तो 22 जून को नहीं चेक करना, 22 के जस्ट पहले 21 जून। 21 जून को जो भी इनपुट हेल्ड होगा स्टॉक में, उस पर ही सिर्फ ITC वो अवेल कर सकता है। ध्यान का रखना है, जो भी इनपुट है, जो भी जैसे भी है, स्टॉक में, फिनिश गुड में है, वर्क इन प्रोग्रेस में है, इनपुट कहने का मतलब हमेशा गुड्स होता है, ध्यान रखिएगा। GST ITC चैप्टर के अंदर इनपुट अगर सिर्फ इनपुट का बात कर रहा है, ठीक है, तो वो बेसिकली गुड्स का बात कर रहा होता है, ठीक है। इनपुट सर्विस का बात कर रहा है तो इनपुट ऑन सर्विस का बात कर रहा होता है वो, और कैपिटल गुड्स का बात कर रहा है तो इनपुट ऑन कैपिटल गुड्स लिखा ही रहता है, ठीक है। तो अगर सिर्फ इनपुट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब सिर्फ गुड्स का बात कर रहा है अभी के लिए, ठीक है। इनपुट हेल्ड इन स्टॉक एज अ पार्ट ऑफ सेमी फिनिश गुड और फिनिश गुड और हेल्ड इन स्टॉक एज ऑन 21 जून को जो भी अवेलेबल होगा उस पर ITC ले सकता है। देखना क्या है कि इनवाइस 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, अब क्योंकि रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन था तो वो कैपिटल गुड्स पे भी ले सकता है। ध्यान दीजिएगा, आपको अगर कन्फ्यूज़न हो कभी कि कैपिटल गुड्स कब आता है नहीं आता है, तो एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। जब भी बंदा रजिस्टर्ड था पहले से, ठीक है, रजिस्टर्ड था, एग्जाम से टैक्सेबल से अप्लाई हुआ, रजिस्टर्ड था, कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में गया, जब भी बंदा रजिस्टर्ड है तभी और तभी सिर्फ कैपिटल गुड्स आता है, जब तक बंदा रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन लेने गया था, दोनों केसेस में, ठीक है। और एक थर्ड केस जो यहाँ लिखा नहीं है, आफ्टर 30 डेज अगर अप्लाई करता है तो, ठीक है, उस केस में केस नंबर 2 ही अप्लाई होगा। डेट जस्ट बिफोर द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट जो है उसके जस्ट पहले जो डेट होगा उस डेट का इनपुट लीजिएगा आप, ठीक है। तो जब बंदा रजिस्टर्ड है तो कैपिटल गुड्स आता है, अगर बंदा रजिस्टर्ड नहीं तो कैपिटल गुड्स का बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा मतलब क्या कहते हैं उसे लिंक है, जिससे आप ध्यान रख सकते हैं कैपिटल गुड्स पे भी कब इनपुट लेना है और कब नहीं लेना है, ठीक है। अब क्योंकि रजिस्टर बंदा था, कंपोजिशन स्कीम में था, ठीक है, 30 जुलाई तक, 31 जुलाई को वो रेगुलर स्कीम में आ गया, तो जो भी ITC हेल्ड होगा कब, डेट जस्ट बिफोर ही ऑप्ट आउट, ठीक है। तो 30 जुलाई को जो भी इनपुट अवेलेबल होगा, किस में, कैपिटल गुड्स में भी और इनपुट भी, ठीक है। इनपुट कंटेंट सेमी फिनिश, फिनिश गुड और हेल्ड इन स्टॉक, ठीक है। कैपिटल गुड्स पे ध्यान का रखना है कि 5% से पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस रिड्यूस करना है। ध्यान क्या, एक और ध्यान का रखना है, इनवाइस 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं रिवर्सल वाले पे, यहाँ पे तो ITC क्लेम करने का था, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं ITC मैंने क्लेम कर रखा है पर मुझे अब रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। इन केसेस में कौन से केसेस, सबसे पहला केस, ठीक है, ITC, रिवर्सल ऑफ ITC व्हेन अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ अवेल्ड ITC स्विच टू कंपोजिशन लेवी। मैंने पहले रेगुलर स्कीम में था, ऊपर हमने क्या पढ़ा, पहले कंपोजिशन में था, रेगुलर में आया, अब उसका उल्टा क्या, पहले रेगुलर में था, कंपोजिशन में गया, ठीक है। दूसरा, ऊपर हमने क्या पढ़ा, एग्जम्प्टेड से टैक्सेबल हुआ, ठीक है। यहाँ पर होली एग्जम्प्टेड मतलब ये कि पहले टैक्सेबल था अब एग्जम्प्ट हो गया, ठीक है। तो ऊपर का उल्टा केस नीचे में है। इसमें क्या करना है आपको, ITC ऑन इनपुट शुड बी रिवर्स्ड प्रोपोर्शनेटली ऑन द बेसिस ऑफ corresponding इनवाइसेस ऑन विच क्रेडिट हैड बीन अवेल्ड। जो आपने क्रेडिट अवेल किया है उसको ध्यान रखते हुए, इफ इनवाइसेस आर नॉट अवेलेबल ITC कैन बी रिवर्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। यहाँ 2 चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास इनवाइसेस है तो उसके बेसिस पे निकालिए कि चलो मैंने 10 यूनिट खरीदा था, 2 यूनिट पड़ा हुआ है मेरे पास, 8 में बेच चुका हूँ, 10 यूनिट पे मेरे पास 1 लाख का इनपुट था, तो पर यूनिट मेरे पास इनपुट कितना था,
10,000 का 2 यूनिट पड़ा हुआ, मैंने 20,000 रुपया रिवर्स करना है, या तो ये पता करिए। अगर ये पता नहीं कर पा रहे तो मार्केट प्राइस क्या है 2 यूनिट का, तो पहला मार्केट प्राइस वो 2 यूनिट का अभी 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख का मान लीजिए 18%, 18 36,000 रुपया रिवर्स करिए। समझ गए? इस तरह से आप दो चीज़ें, पहला अगर इनवाइस अवेलेबल है और आप निकाल पा रहे हैं कि क्या रिवर्स करना है तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, नहीं पता कर पा रहे तो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे। ठीक है, समझ गए? अगर प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस का यूज़ करिएगा तो एक और चीज़ चाहिए, क्या चाहिए? सर्टिफाइड होना चाहिए। किसके द्वारा? सीए के द्वारा या कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा सर्टिफाइड होगा। ठीक है, कि हाँ मार्केट प्राइस यही है। अब रिवर्सल वाले केस में वो 1 साल वाला शायद केस नहीं है। ठीक है, और जहाँ तक बात आया कैपिटल गुड्स का, तो कैपिटल गुड्स का भी रिवर्सल होगा। कैसे रिवर्सल होगा? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, अब यहाँ पे आपको 5 साल लेना है। ठीक है, और प्रो राटा बेसिस का। ठीक है, मतलब जो भी इनपुट था उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 5 साल मैंने 60 महीना से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, प्रो राटा बेसिस, प्रो राटा। ठीक है, यहाँ पार्ट देयर ऑफ उसका बात नहीं किया है, समझ गए? प्रो राटा बेसिस। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए क्या किया हुआ, कैपिटल गुड्स जो 4 साल यूज़ हो गया था, 4 साल 6 महीना 15 दिन। ठीक है, यूजफुल लाइफ 5 महीना बचा हुआ है। ठीक है, इग्नोरिंग द पार्ट ऑफ मंथ, तो जो भी 4 महीना 7 साल लिया, ठीक है, बचा हुआ 5 महीना। तो अगर मान लेते हैं कैपिटल गुड्स पे इनपुट सी था, तो सी गुने 5/60 ये आपको रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने बाकी जो था 55 महीने का इनपुट तो यूटिलाइज कर लिया, अपना काम किया, मशीनरी काम खत्म। पार्ट देयर ऑफ का बात नहीं, हाँ मंथ जो होगा पार्ट में उसको पूरा लेना है आपको। ठीक है, प्रो राटा बेसिस। समझ गए? तो यहाँ रिवर्सल कैसे निकलेगा? कुछ नहीं करना, 1 लाख का इनपुट था, मान लेते हैं कैपिटल गुड्स का 6 महीना बचा हुआ है तो 6/60, 10 महीना बचा हुआ है 10/60, 20 महीना बचा हुआ है 20/60। समझ गए? ये आपको रिवर्सल निकल जाएगा। ठीक है, द रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ टू डेबिट द इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ वो 1 साल वाला कोई केस नहीं है, ध्यान रखिए। इनपुट भी अगर पड़ा हुआ है, आप इसमें से ऑप्ट आउट कर लिए, मैंने सॉरी ऑप्ट इन कर लिए कंपोजिशन में, आपको रिवर्सल करना, रिवर्सल के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं। हाँ, अवेल करने के लिए 1 साल का टाइम था वो उन 4 केसेस में। ठीक है, कैसे पे करिएगा? या तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज़ करके या कैश लेजर में, मैंने थ्रू कैश पे रिवर्सल करिएगा। समझ गए? ऐसे भी रिवर्सल जा करके आपका आउटपुट टैक्स को जुड़ जाता है और बढ़ा देता है, जो मानना है मान सकते हैं। ठीक है, इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट कंटेनिंग सेमी फिनिश गुड हेल्ड इन स्टॉक एंड कैपिटल गुड ऑन डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ स्विच ओवर, मैंने जिस दिन आप रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन में गए उसके जस्ट पहला दिन। ठीक है, या फिर जिस दिन आपका सप्लाई टैक्सेबल से एग्जम्प्ट हुआ उसके जस्ट पहले दिन। समझ गए? स्विच ओवर और डेट ऑफ एग्जम्पशन। ठीक है, अब जो बैलेंस बचा हुआ था, बैलेंस ऑफ आरटीसी इफ एनी लाइंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर लैप्सेस। ठीक, अब जो भी बचा रहेगा वो लैप्स हो जाएगा। समझ गए? अब ये जो लैप्स वाला सेक्शन है इस पर ध्यान क्या रखिए, जैसे ही आप टैक्सेबल मतलब कि रेगुलर से कंपोजिशन में गए, तब तक जो भी आईटीसी लैप्स हो गया। टैक्सेबल से एग्जाम्प्ट में गया तो जो भी आईटीसी इसके लिए था, किसके लिए? इस गुड्स के लिए, वो लैप्स हो गया। अगर आप और भी कोई टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तो वो इनपुट एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2 केस। अब आता है एक कैंसिलेशन का केस। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑल्सो रिक्वायर रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑन इनपुट। ठीक है, आपका कैंसिलेशन हो गया या फिर आपने वॉलंटरी कैंसिलेशन ले लिया, तो उस केस में भी आपको रिवर्स करना है। इनपुट हेल्ड इन स्टॉक कंटेनिंग सेमी फिनिश गुड हेल्ड इन स्टॉक कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द कैंसिलेशन डेट। तो ओवरऑल इस सेक्शन में एक ही चीज़ है, जस्ट प्रीसीडिंग डेट लेना है आपको। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो कैपिटल गुड आएगा, रजिस्टर्ड नहीं है तो कैपिटल गुड नहीं रहता है। मैंने बाकी ऊपर 2 केसेस में जो ऊपर में था वहाँ पे बस कैपिटल गुड्स नहीं है, बाकी जितने केस आप देखेंगे वहाँ पे आप रजिस्टर्ड थे पहले से, तो कैपिटल गुड्स का रिवर्सल भी होता है। ठीक है, द अमाउंट टू बी रिवर्स्ड ऑन इनपुट एंड कैपिटल गुड इज कंप्यूटेड इन द मैनर एज एप्लीकेबल फॉर सेक्शन 4 एंड 6 ऑफ सेक्शन 18 डिस्कस्ड अबव। समझ गए? सेक्शन 4 और सेक्शन 16 जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से ही रिवर्सल होगा, मतलब ये रहा। समझ गए? मतलब कैपिटल का रिवर्सल इसके हिसाब से होगा, क्या कि 18(4) इसी का बात करता है। समझ गए? सच अमाउंट इज देन कंपेयर्ड विद द आउटपुट टैक्स पेबल ऑन सच गुड एंड देन हायर ऑफ द 2 अमाउंट। अब ध्यान रखिएगा,
ये तो निकालना है आपको पहले ऊपर वाले मेथड के हिसाब से जो बताया उसने, ठीक है। उसके बाद आपको कंपेयर करना है किसके साथ, आउटपुट टैक्स पेबल ऑन सच गुड, मतलब कि अगर उसको अगर सेल करते तो मार्केट प्राइस जो भी जैसे भी बेचते उस पर क्या आउटपुट टैक्स बनता, नहीं समझे, मार्केट प्राइस के हिसाब से कहने का मतलब हुआ आउटपुट टैक्स पेएबल, मतलब अगर उसको हम सेल करते या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हम कैंसिल नहीं करते रजिस्ट्रेशन, सामान को बेचते जो भी करते, तो जो भी टैक्स आता उसके साथ कंपेयर करना, उन दोनों में से जो हायर होगा उसको लेना है, समझ गए। हायर ऑफ द टू अमाउंट इज़ फाइनली पेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। अब ये सेपरेटली कैलकुलेट करना है CGST, SGST, IGST, ठीक है। रिवर्सल अमाउंट आउटपुट टैक्स में जाके ऐड हो जाएगा, एक ही चीज़ है, बेसिकली ऐड वैड नहीं होता है, वो आपको GSTR 3B में जाके अब दिखाते हैं अलग से, और वो अपना जाके जब फाइनल जो पेमेंट का आता है ना उसमें आउटपुट टैक्स में जोड़ के बस दिखा देता है, इसलिए वो लाइन लिखता है कि आउटपुट टैक्स में जुड़ जाएगा, ठीक। अब जो तीसरा केस था, हमने कैपिटल गुड्स खरीदा, हमने यूज़ किया और फिर हमारा मन किया और उस पर हमने ITC अवेल किया। अगर हमने ITC अवेल नहीं किया तो वो GST कंपोनेंट कहाँ चल जाता है, डिप्रिसिएशन का पार्ट बन जाता है, इनकम टैक्स के हिसाब से फिर उसको मिलता है, ठीक है। अगर हमने ITC अवेल किया और उसके बाद उसे बेच दिया, ध्यान दीजिएगा, ऑन विच ITC हैज़ बिन टेकन, ऑन विच ITC हैज़ बिन टेकन, ठीक है। अगर हमने किसी कैपिटल गुड्स को ख़रीदा, उसका इस्तेमाल किया और उस पर ITC लिया, उसके बाद उसको बेच दिया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ट्रांसफ़र कर दिया जो भी किया। इफ़ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच ITC हैज़ बिन टेकन आर सप्लाइड आउटवर्ड, बेच दिया, ठीक है, ITC ले लिया बाद में फिर बेच दिया। बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ही मस्ट पे एन अमाउंट दैट इज़ हायर ऑफ द फॉलोइंग, तो ये इन दोनों में जो हायर होगा वो उसको पे करना पड़ेगा। सबसे पहला केस, ITC टेकन ऑन सच गुड रिड्यूस बाय 5% पर क्वार्टर ऑफ अ ईयर और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस फॉर सच गुड, ठीक है, i.e. ITC pertaining to the remaining useful life of the capital good in quarter, टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू, या फिर ट्रांजेक्शन वैल्यू पे में जिस अमाउंट पे बेचा है, मान लेते हैं 1 लाख पे बेचा है और 18% रेट है तो 18,000 रुपया, और अगर मान लेते हैं 5,000 से कम करते करते 20,000 रुपया आया है तो जो दोनों में से हायर, तो हायर कौन है, 20,000, या फिर अगर ये 14,000 आया है तो हायर कौन है, 18,000, तो जो ज़्यादा होगा उस पर आपको पे करना पड़ेगा, समझ गए। अब ये जो 5% है ये पहला वाला हिसाब, क्वार्टर वाला, क्वार्टर ऑफ पार्ट देयर ऑफ, ठीक है। पार्ट देयर ऑफ ऑब्वियस सा बात है, आप लोग फाइनल और इंटर में है तो पार्ट देयर ऑफ समझ रहे होंगे। पार्ट देयर ऑफ यही होता है कि जैसे क्वार्टर 1 है जिसमें अप्रैल, मई, जून है, तो सिर्फ अगर जून महीना में भी मशीनरी परचेस किया गया मान लेते हैं, फिर भी ये होल क्वार्टर माना जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि जून, जुलाई, अगस्त जोड़िएगा आप एक क्वार्टर, जी नहीं, अगर आप क्वार्टर के किसी भी एक मंथ में मशीनरी को परचेस किए हैं तो वो होल क्वार्टर, पार्ट देयर ऑफ का मतलब वही होता है, ठीक है, समझ गए। ITC pertaining to remaining useful life of capital goods should be computed for ITC of CGST, SGST, IGST, बकवास है, ठीक है। Where the amount of ITC remaining so determined exceed the tax payable on transaction value, such amount need to paid and thus should be added to output tax liability। वो सेम एवरेज को मतलब नहीं, जो ऊपर आपने पढ़ा वही लाइन है, बोल रहा है वो ज़्यादा हुआ तो वो देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन आप चाहें तो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, मॉल्ट, डाई, जिक्स, फिक्सचर के केस में आप ऑप्ट कर सकते हैं मे पे टैक्स, मे है तो ऑप्शन है कि आप ट्रांजेक्शन वैल्यू पे ही पे कर सकते हैं। आपको यूजफुल लाइफ हमेशा 5 साल मानना है, ठीक है, समझिए, कोई दिक्कत। अब लास्ट, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ ITC ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, ठीक है। इन केस ऑफ सेल, मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन, लीज, ट्रांसफ़र और चेंज इन ऑनरशिप ऑफ बिजनेस ETC, जो ITC रिमेन अनयूटिलाइज है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में एक रजिस्टर्ड पर्सन के, वो ट्रांसफ़र हो सकता है न्यू एंटिटी को, ठीक है।
प्रोवाइडेड देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी इन सच चेंज। कहने का मतलब ये है कि लायबिलिटी भी ट्रांसफ़र होगा, सिर्फ आईटीसी नहीं। ठीक है। Circular number dated this has clarified that the transfer or change in the ownership of business include transfer or change in ownership due to death of sole proprietor भी यहाँ कवर है। ठीक है, यहाँ एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा कुछ, वही सेम लाइन ऊपर वाला है, कुछ खास नहीं है। अब डिमर्जर के केस में क्या करना है। ठीक है, in the case of demerger ITC will be apportioned in the ratio of value of asset of new unit as specified in the demerger scheme। कहने का मतलब डिमर्जर में क्या होता है, एक एंटिटी टूट करके दो एंटिटी या तीन एंटिटी जो भी बनता है, तो कैसे निकालिए कितना। अब इसके पास बाय द वे 2 लाख का आईटीसी है, ECLR में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 2 लाख का आईटीसी, अब कैसे बांटिएगा। तो बोला गया वही एसेट रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ न्यू यूनिट। ठीक है, has clarified that the said formula for apportionment of ITC shall be applicable for all form of business reorganization that result in partial transfer of business asset along with liability, not just demerger. Here value of asset mean the value of the entire asset of business irrespective of whether ITC has been availed there or not। ठीक है, इसका इंटायर एसेट का वैल्यू इंटायरली लिया जाएगा। हो सकता है कुछ गुड्स ऐसा खरीदा हो जिसपे उसको आईटीसी ना मिला हो या आईटीसी ना हो, फिर भी टोटल एसेट लेगा। समझ गए, टोटल एसेट, बात खत्म। आईटीसी हो ना हो, उस गुड्स पे पहले आईटीसी लिया हो ना लिया हो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, द रजिस्टर्ड पर्सन शुड फर्निश द डिटेल ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म ITC 02। अच्छा, ITC 02 में रजिस्टर्ड पर्सन फर्निश करेगा चेंज के बारे में ऑन द कॉमन पोर्टल एंड सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग CA कॉस्ट अकाउंटेंट certifying that the change in constitution has been done with a specific provision for transfer of liability। liability मतलब book liability, books of account का liability भी transfer हुआ है। upon acceptance of such detail by a transferee on the common portal the unutilized ITC get credited to his electronic credit ledger। जैसे ये दोनों accept कर लेगा, ठीक है, या change in constitution में, जैसे मान लेते हैं मिस्टर A था, इसका डेथ हो गया तो मिस्टर B इसके बिजनेस को ले लिया, तो मिस्टर बी जैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा इसके ECLR से बैलेंस उठ करके इसके ECLR में चलाएगा। समझ गए। सर्कुलर डेटेड एज क्लैरिफाइड द फॉलोइंग टू अपॉर्चमेंट, मतलब बंटवारा कैसे होगा उसके लिए कुछ बताया है। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ITC परसुएंट टू डिमर्जर द वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ न्यू यूनिट इज टू बी टेकन एट स्टेट लेवल बेसिस पे बांटा जाएगा, नॉट एट ऑल इंडिया लेवल। द ट्रांसफर बी रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म GST ITC 02 ओनली इन दोज स्टेट वेयर ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी आर रजिस्टर्ड। ठीक है, समझ गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा। एक कंपनी था XYZ, MP में था, UP में था। ठीक है, तो XYZ कहाँ था, MP में था, UP में था। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट 100 करोड़ था, वैलिड एसेट इन स्टेट ऑफ MP 60 करोड़, जबकि MP में एसेट का वैल्यू 60 करोड़ था, UP में एसेट का वैल्यू 40 करोड़ था। ठीक है, इट डिमर्ज अ पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस टू कंपनी ABC एज अ पार्ट ऑफ सच डिमर्जर एसेट ऑफ XYZ अमाउंटिंग टू ₹30 करोड़ और ट्रांसफर टू कंपनी ABC इन स्टेट MP। 60 करोड़ से 30 करोड़ चला गया ABC को MP में। ठीक है, और वेल एसेट अमाउंटिंग टू 10 करोड़ ओनली आर ट्रांसफर टू EBC इन स्टेट ऑफ UP, और यहाँ से 10 करोड़ चला गया ABC को UP में। ठीक है, टोटल एसेट अमाउंटिंग टू 40 करोड़ एट ऑल इंडिया बेसिस, तो यही आपको नहीं लेना है 40 करोड़ स्टेट वाइज। ठीक है, द अनयूटिलाइज्ड ITC ऑफ XYZ इन स्टेट ऑफ MP शैल बी ट्रांसफर टू ABC ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो 30/60। समझ गए, और नॉट 40/100। ठीक है, और इन UP 10/40। समझ में आ गया। तो रेशियो जो होगा अनयूटिलाइज्ड ITC के बंटवारे का वो क्या होगा 30/60। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 10/40। आप ये नहीं कह सकते कि 40/100 कर लीजिएगा। समझ गए। यहाँ पे MP वाला यूनिट के पास अपना ITC होगा, UP वाला यूनिट UP में रजिस्टर्ड होगा, उसके पास अपना ITC होगा। समझ गए।
तो इसका अपना आईटीसी है, इसका अपना आईटीसी है, ये अपना आईटीसी इसको देगा, ये अपना आईटीसी इसको देगा, ठीक है। The ratio of value of asset shall be applied to a total amount, ध्यान दीजिएगा, total amount of unutilized ITC of the transferor, i.e. sum of CGST, SGST। आपको अलग अलग करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे सबको जोड़ लीजिए, कितना CGST है, CGST 1 लाख, SGST 2 लाख, IGST 4 लाख, तो 4 2 6 7 लाख हो गया, 7 लाख को अपना रेशियो में बांट दीजिए, ठीक है। द स्टेट फार्मूला नीड नॉट बी अप्लाइड सेपरेटली इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच हेड। फर्दर स्टेट फार्मूला सेल ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर अपॉर्चमेंट ऑफ सेस, सेस के लिए वही चीज़ है बिटवीन ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, ठीक है। द ITC बैलेंस ऑफ ट्रांसफरर एक्ट्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अंडर CGST, SGST, IGST 5 5 10, तो टोटल कितना हो गया 20 लाख। Pursuant to a scheme of demerger X transfer 60% of its asset to transferee B, तो 60% दिया, तो 20 लाख का 60% क्या हो गया, समझ गए, 12 लाख। तो 12 लाख ए बी को ट्रांसफ़र करेगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब 12 लाख ट्रांसफ़र करेगा तो 12 लाख IGST देगा, 12 लाख CGST देगा, 12 लाख SGST देगा, तो उसके बारे में थर्ड पॉइंट बताया। थर्ड पॉइंट क्या बोला, द टोटल अमाउंट ऑफ ITC में जो 12 लाख है to be transferred to the transferee should not exceed the amount of ITC to be transferred. However, a transferer shall be at liberty, ट्रांसफर लिबर्टी पे है कि वो क्या दे, 12 लाख को एज अ CGST दे, SGST दे, IGST दे, बट ध्यान क्या रखना है, मेरे पास 5 ही लाख CGST है, 5 ही लाख SGST है, 10 ही लाख IGST है, तो वो चाहे तो 10 लाख IGST, 2 लाख CGST दे सकता है, या वो चाहे तो 5 लाख CGST, 5 लाख SGST और 2 लाख IGST। ध्यान क्या रखना है कि ये एक्सीड नहीं कर जाएगी, नहीं कि 6 लाख SGST कहाँ से दोगे, तुम्हारे पास 5 ही लाख है तो 5 ही लाख दोगे ना, वही चीज़। शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ ITC टू बी ट्रांसफर, टोटल अमाउंट ऑफ ITC बी ट्रांसफर ट्रांसफर शुड नॉट एक्सीड, सम शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ ITC टू बी ट्रांसफर। हाउएवर ट्रांसफरर शैल बी लेट लिबर्टी टू डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर subject to the ITC balance available with the transferor under the concerned tax head। आगे समझ में, under the concerned tax head, हेड से ज़्यादा थोड़ी दोगे, अगर हेड में 5 ही लाख है तो 5 लाख दोगे उस हेड से, ठीक है। एग्जाम्पल देखो नीचे में, अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे देखो यहाँ पे क्या था, एसेट रेशियो दिल्ली में था, ठीक है, 70% ट्रांसफ़र कर दिया, समझ गए। तो ITC बैलेंस क्या था ट्रांसफरर का देने से पहले, 10 10 10 30 50 लाख का टोटल, ठीक है। अब उस 70% ट्रांसफ़र के 35 लाख जाना था, तो 35 लाख 10 लाख यहाँ से दिया, 10 लाख यहाँ से दिया, 15 लाख यहाँ से दिया, ठीक है। वो चाहता तो 30 लाख यहाँ से दे सकता था, ठीक है, और 5 लाख यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं था उसको, ये भी कर सकता था, 30 लाख यहाँ से, 5 लाख यहाँ से, समझ गए। ITC बैलेंस ऑफ ट्रांसफरर पोस्ट अपॉइंटमेंट आफ्टर फाइलिंग GST ITC, जो आप जब आफ्टर क्या हुआ, अब उसके पास क्या बैलेंस बचा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 30 - 15 15 लाख बचा हुआ है, समझ गए। जैसे इस केस में 40% ट्रांसफ़र हुआ, इसके पास 70 लाख था, देना क्या था 28 लाख, 28 लाख ट्रांसफ़र करना था, 28 लाख को क्या किया, 20 लाख यहाँ से भेज दिया, बाकी 5 यहाँ से भेजा, 3 यहाँ से भेजा, तो बैलेंस क्या बचा हुआ उसके पास, 22 लाख, 20 लाख और 0। आ गया समझ में। The apportionment formula shall be applied on the ITC balance of the transferor as available in electronic credit ledger on date of filing। अब किस दिन का ECLR का बैलेंस चेक करेंगे ट्रांसफ़र के लिए, तो बोला गया उस दिन का चेक करोगे जिस दिन ITC 02 फाइल कर रहे हो, उस दिन क्या बैलेंस है, अनयूटिलाइज ITC क्या है तुम्हारे किताब में, वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ITC द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट शुड बी टेकन एज ऑन द अपॉइंटेड डेट ऑफ मर्जर, बट वो जो रेशियो है वैल्यू ऑफ एसेट का वो ऑन डेट ऑफ मर्जर लोगे, समझ गए। थस फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ITC द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट टेकन एज ऑन अपॉइंटमेंट डेट ऑफ मर्जर शुड बी अप्लाइड ऑन ITC बैंक ट्रांसफर ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म GST ITC 02, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ITC ऑन ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन अ स्टेट यूनियन टेरिटरी, ये क्या है, ठीक है। तो समझो
अ टैक्स पेयर टू ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन अ स्टेट, हो सकता है ना एक स्टेट में यहाँ भी रजिस्टर्ड है, यहाँ भी 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 है, ठीक है। तो इवन विद इन अ सिंगल स्टेट आप चाहो तो 3, 4, 5, 6, 10, 12 जितना चाहे उतना रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, ठीक है। द रजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसफरर हैविंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन अ स्टेट यूटी can transfer the unutilized ITC lying in his ECLR to any or all of the newly registered place। कहने का मतलब ये स्टेट था, आप मान लो यहाँ रजिस्टर्ड थे, ठीक है, आपको मन किया आपने यहाँ भी रजिस्ट्रेशन कर लिया और यहाँ भी कर लिया, तो अब आप चाहें तो अपना अनयूटिलाइज ITC जो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस है वो इन दोनों को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट हेल्ड बाय देम एट अ टाइम, जितना वो एसेट हेल्ड करेंगे उस रेशियो में, ठीक है। वैल्यू ऑफ एसेट मीन द वैल्यू ऑफ इंटायर एसेट ऑफ बिजनेस इरिस्पेक्टिव वेदर ITC हैज़ बीन अवेल्ड देयर और नॉट। अब इन पे ITC लिया गया नहीं लिया गया, तो रेशियो का पर्पस, रेशियो निकालने के लिए जो 30/60 की है ना, उसके लिए कोई मतलब नहीं है कि वो 30 लाख पे या जो भी 30 करोड़ था जो भी था उस 30 करोड़ में वैसा गुड्स भी हो जिस पे ITC ना हो, ठीक है। वो एसेट का बात कर रहा है, हो सकता है मेरे पास ऐसे एसेट्स हो जिस पे ITC ना हो, ठीक है। 30 दिन में आपको फर्निश करना है, ठीक है, सेपरेट वही अपना रजिस्टर्ड पर्सन फर्निश प्रिस्क्राइब डिटेल ITC लेने के लिए विदिन 30 days फ्रॉम ऑब्टेनिंग सच सेपरेट रजिस्ट्रेशन अपॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सच डिटेल बाय न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द कॉमन पोर्टल द अनयूटिलाइज्ड ITC गेट क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ठीक है। अब ये है ISD का सेक्शन जो हम लोग कल करेंगे, आज के लिए यहीं पे छोड़ देते हैं। तो समझ गए, तो चलते हैं।